नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जी हाँ, हम सबकी दीपावली बहुत अच्छी रही है। आपने भी अपने देश से दूर रहकर ये त्योहार मनाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम सबके लिए दीपोत्सव बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पर जो खबरें अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, जैसे वहाँ पर 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, 2 पूर्व स्टूडेंट हैं, 1 अभी वहाँ पढ़ रहा है और ये सब आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। तो ये जो टाइमिंग है इनकी गिरफ्तारी की, जो एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? अंजू जी, मैंने भी इस न्यूज़ के बारे में सुना जब, मुझे उस पे इतनी हैरानी नहीं हुई बिकॉज़ हमें मालूम है कि वहाँ पर कितने मॉड्यूल्स चल रहे हैं जिहाद को लेकर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी, वो ये थी कि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। हम जनरली बोलते हैं कि जिहाद में अनपढ़ लोग जाते हैं, जिनके पास कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, फ्यूचर ब्लीक दिखता है, वो जिहाद को जॉइन करते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं और कोई नॉर्मल डिग्रीज़ हासिल नहीं कर रहे। बीटेक, एमटेक किया हुआ है और वो भी किसमें? आप देखिए पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, जो कि आगे किसी भी इंडस्ट्री में आप समझ लीजिए जो बॉम्ब बनाने की जो पूरी नॉलेज होती है, वो हुँ। इन्होंने हासिल करी हुई है। दैट मीन्स इनका जो पर्पस है, वो शुरू से ही वो सारी नॉलेज लेने का था, नॉट फॉर क्रिएटिंग देयर ओन लाइफ, लेकिन दूसरों की जान लेने के लिए इन्होंने ये सारी नॉलेज ली है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके जो मानसिकता कैसी रही होगी, इनका बचपन कैसे इन्होंने बिताया होगा, जिसमें ये नफ़रत को लेके चल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ये ऐसे इन्होंने डिग्रीज़ ली हैं। लेकिन ये योगी सरकार है, ये कोई मनमोहन सिंह की या कांग्रेस की सरकार नहीं है कि या अखिलेश यादव की सरकार होगी। कुछ भी होता रहे अपने नाक के नीचे, वो पनपने भी देते हैं और इनको बढ़ावा भी देते हैं। पकड़े गए बाय एंटी टेररिज्म सेल और इनके यहाँ से सिर्फ यही नहीं है कि इन्हें पकड़ा है। आप ये देखिए इनके यहाँ से कितनी और इन्फॉर्मेशंस भी मिली हैं, इनके लैपटॉप से, इनकी सीडी से, जहाँ पे इनके अगले प्लान्स भी ज़ाहिर हुए हैं और इसके साथ-साथ जो बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ये वहाँ पर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भई आप जिहाद को जॉइन करिए, हमारा हुँ। साथ दीजिए और ये रिक्रूटमेंट का भी काम करते थे और लड़कों को भी उकसाते थे, इसमें जिहाद में जुड़ने के लिए। उन्हें भी अब एक-एक करके पकड़ा जाएगा। दैट मीन्स कई तो छोड़ चुके होंगे इनका साथ, जो बाकी के रह गए हैं वो भी पकड़े जाएँगे। तो जो भी इनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग तो बड़ी है, हम भी समझते हैं, लेकिन पहले ही उजागर हो गई है। कोई बड़ा हादसा होने से पहले हमने रोक लिया और आपने ये देखा होगा कि सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं है, और हुँ। भी कई जगह पे हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि भई वहाँ पर ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये जिहाद करने वाले थे या कोई हमारे त्योहारों के ऊपर कोई गलत काम करने वाले थे। हमारा जो एनआईए है, दैट इज़ वो इतना सक्रिय है कि उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन होती है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कैसे हमारे त्योहारों की, हमारे जान की, हमारे धर्म की और हमारे देश की कैसे रक्षा हो रही है। हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। सुमित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि समय रहते इन्हें पकड़ लिया गया। इन्होंने जो भी प्लानिंग की होगी वो फेल हो गई और अब इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो लैपटॉप मिला है, मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारा बैंड लिटरेचर इनके पास से मिला है, वो सारी जानकारी एटीएस के पास आ जाएगी और जहाँ-जहाँ तक इनके तार फैले होंगे, वहाँ-वहाँ तक लोग पकड़ में आएँगे। लेकिन ये क्या वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, पश्चिम बंगाल में जाधव यूनिवर्सिटी, ये पढ़ाई की जगह हैं जहाँ पर स्टूडेंट अपना भविष्य सँवारने के लिए आते हैं और वहीं पर ये लोग इस तरह का एजेंडा, इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कल-परसों अभी यहाँ पर चाइना में जो ब्रूस ली है, उसके घर में मैं वहाँ पे गया था देखने के लिए। उसका घर जो है मेरे घर से काफ़ी पास है, तो मेरी वाइफ़ ने मुझे बोला कि लेट्स गो, मैं तुम्हें दिखा के लेके आती हूँ उसका विलेज। मैं ब्रूस ली की बात क्यों कर रहा हूँ? उसका रीज़न है, ब्रूस ली की एक स्टेटमेंट है कि वी शुड ऑल बी लाइक वाटर। जिस भी आप बर्तन में डालते हैं, व वाटर उसी की शेप ले लेता है। बच्चे जो हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। बच्चे आर आल्सो लाइक वाटर। आप जिस घड़े में, जिस ग्लास में, कप में डाल देंगे उसकी शेप वैसी ही हो जाती है। तो हुँ। ये जो बच्चे हैं, ये आते तो हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर जब पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की, आपने देखा होगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पे अपनी इंटरफेरेंस करती है। किसी एक कम्युनिटी को पकड़ लेंगे, किसी एक को उसको बच्चों को पकड़ लेंगे, उन्हें सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं और बच्चे जो हैं, दे आर लाइक वाटर। जैसा आप उसको ढालेंगे, वो वैसे ही बन जाते हैं।
जस्ट लाइक ब्रूस ली हैड सेड। तो ये बच्चों को ये पॉलिटिकल पार्टीज आकर खराब करती हैं, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इन्हें बढ़ावा दिया जाता है, एंड दे आर फुल ऑफ एनर्जी। उसकी एनर्जी अगर आप देश हित में डाइवर्ट कर देंगे तो उधर लग जाएगी, और अगर आप उन्हें जिहाद की तरफ ले जाएंगे उधर लग जाएंगे, और उसके बाद पैसा है, मनी मनी पावर इज बिग थिंग, उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है, कोई हाथ आपको लगा नहीं सकता, जितने भी ये स्टूडेंट्स होते हैं या यूनियन के लोग हैं। तो ये सारा जो गंद डाला हुआ है ये बच्चों ने नहीं डाला, ये जो हुँ, उनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए इन्हें गलत काम करने के लिए उकसाती है, ऊपर से सपोर्ट भी करती है, आरक्षण भी देती है, उसी के कारण ये सारे गलत काम हो रहे हैं। सो ये जो डाइवर्जन ऑफ एनर्जीज है यही हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मैं देखता हूँ कि ये सारे गलत काम होते हैं। जेएनयू माना हुआ है, अलीगढ़ हो गया, ये हो गया जो नाम दिए हैं आपने। इवन की मैंने अब देखा है कि इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआईटीज हैं, उसके अंदर भी हम देखते जा रहे हैं कि इनकी घुसपैठ जो लेफ्टिस्ट हैं, लिब्रांडुओं की, ये बढ़ती जा रही है। वहां पर हिंदुओं के खिलाफ वहां पे नारे लगाने, पोस्टर लगा देना, और लोगों को उकसाना कि भाई गलत काम कीजिए आप। दैट मीन्स ये बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो आग है इसी को रोकने के लिए अभी जैसे एक यूनिवर्सिटी पकड़ी है, ऐसे करते करते जहां जहां भी इनके तारे हैं वो वो टाइट की जा रही हैं। जेएनयू के अंदर भी जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, पहले तो नाम ही उसका जवाहरलाल नेहरू है, तो सीधा काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े पप्पू जी के नाम पे वो यूनिवर्सिटी खुली है। तो वो वहां पर भी जितने भी पहले आप देखते थे कि शाहीन बाग हुआ, वहां पे कितने प्रोटेस्ट हुए, और फिल्म स्टार्स वहां पहुंच गए उनको बढ़ावा देने के लिए। भाई हुँ, जबकि जो शाहीन बाग का था दैट वाज अ पॉलिटिकल मोटिव, पॉलिटिकल एक मूवमेंट थी जो शुरू की गई थी सिर्फ मोदी जी को घेरने के लिए, हुँ, और उसमें ये सारे लिब्रांडूस वहां पे खड़े हो गए। तो आप समझ सकती हैं कि तारे कहाँ तक जुड़ी हैं, कितना पैसा लगाया जाता है इनके ऊपर, कैसे इनके ब्रेन्स को वॉश किया जाता है। जब हर रोज आप यही चीजें देखेंगे तो आपके दिमाग पे असर होता है। तो यही चीजें हैं, अभी एक एक करके, जैसे अभी यहाँ पकड़ा है, जेएनयू में अपने बहुत एक साल हो गया कोई भी प्रोटेस्ट नहीं देखा है, दैट मीन्स वहां पर भी तारें थोड़ी सी टाइट हुई हैं। और हम कई बार सुनते रहते हैं कि कभी वाइस चांसलर ने कोई स्टेटमेंट दे दिया और किसी और ने दे दिया तो उन्हें सीधा किया जाता है। तो अब इनको सीधा करने का टाइम आ गया है, आई थिंक सो। यूपी से ही शुरुआत होनी है सबको सीधा करने की। योगी जी ने वहां पे 5-6 सालों में ऑलरेडी बहुत को सीधा कर दिया है। अभी ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों को भी सीधा करना शुरू कर दिया, उसके बाद जेएनयू का नंबर भी आएगा। और जैसे आपने कहा ना कि हमारे आईआईटी जो इंस्टीट्यूट है वहां पर भी घुसपैठ हो गई है लेफ्ट लिबरल जमात की। मुंबई का कांड देखिए आप, मुंबई में भी इस तरह की शिकायत लेकर स्टूडेंट पहुंचे थे पुलिस स्टेशन में। उनका कहना था हमने कई बार शिकायत की लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर एक प्रोफेसर ही है जो इस तरह की बातें करता है। तो आपको नहीं लगता कि जब कोई इस तरह की बातें करता है और स्टूडेंट या कोई शिकायत करता है उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए? आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट कह रहे हैं कि कब से वो शिकायत करते आ रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। देखिए अजू जी क्या होता है कि ये जो हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं आज की डेट में, दे आर लाइक, मेरी मेरी भी कई बार मंत्रियों से बातें होती हैं, वो कहते हैं दे आर वन ऑफ केसेस। भाई भारत के अंदर तो हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, लेकिन हम्म, वहां पर कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। कहीं पर एक चीज हुई है, सो उसका नोटिस अभी आया है, इट विल टेक टाइम, दे विल सी की ऑथेंटिसिटी क्या है। कहीं रंजिश तो नहीं है किसी प्रोफेसर के साथ जिसके कारण ऐसा बोला जा रहा है, या कई बार होता है कि किसी बच्चों की प्रोफेसर के साथ नहीं बनती है, या ही इज टू स्ट्रिक्ट तो उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ भी कर दिया। तो यू हैव टू टेक थिंग्स लिटिल बिट स्लोली ऑल्सो। तो ये भी एक चक्कर है, बट ऐसा नहीं है कोई भी चीज नोटिस में नहीं है। पहले तो नोटिस लिया ही नहीं जाता था, लेकिन अब नोटिस लिया जाता है। आपको याद हम्म, होगा 2014 से पहले आपने कितने लोगों को देखा है जो यूट्यूब पे आ रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, देश हित में बात कर रहे हो, आपको दिखता ही नहीं था कोई भी। बिकॉज कोई हिम्मत ही नहीं करता था, उन्हें मालूम था हमारी किसी ने सुननी नहीं है, और अगर हम बोलेंगे भी शायद पकड़ के हमें अंदर किया जाएगा और डंडे लगाए जाएंगे। तो लेकिन अब वो जो जागरूकता है लोगों के अंदर एज अ नेशनल, कि मेरा भारत मेरा है, ये मेरा कंट्री है, इसे बचाने का काम सिर्फ भारत की सरकार का नहीं है, आर्मी का नहीं है, ये हमारा भी है। मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि भाई आप लड़ाई जो होती है, युद्ध जो है, वो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, ये हम भी लड़ सकते हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने बोला हम्म, था आप ये वीजा मास्टर कार्ड क्यों यूज करते हैं, आप रुपए यूज कीजिए, ये भी हम्म, युद्ध है, इकोनॉमिक युद्ध, जो आप जीत सकते हो, अपने कलम से आप जीत सकते हो। उसी के बाद लोगों में हिम्मत आया कि नहीं,
मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी फौजी हूँ, इस देश का मैं फौजी हूँ। तो उसके बाद ये हिम्मत के कारण अब लोगों ने बाहर आना शुरू किया है। तो ये पहली बार हमने देखा है कि जो वहाँ पर लोग बाहर निकले हैं बॉम्बे से, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अगर कंप्लेंट की है, उसकी पहले छानबीन होएगी। अगर कुछ निकला, आई एम श्योर उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बट इट विल बी टेकन इन अ नाइस वे, इन अ राइट वे। तो देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। अभी-अभी निकला है, सम आउटकम यू विल सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले एक डॉक्टर भी पकड़ा गया था। महाराष्ट्र एटीएस ने उसको पकड़ा था। वो भी कई यस। साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था और इस तरह के एजेंडे को ही चला रहा था। तो आप सोचिए कितने स्लोली स्लोली सालों तक इंतजार करके ये अपने काम में लगे हुए हैं। आज की बात नहीं थी, वो डॉक्टर तो पता नहीं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन पकड़ा कब गया वो। तो वो ठीक है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे करके शिकंजा तो कस रहा है। पर चिंता की बात ये लगती है सुमित जी की आईएसआईएस का असर केरल में तो दिखता है। केरल में तो सरेआम दिखता है कि वहां पर किस तरह से शांति दूतों की तादाद बढ़ी है। हिंदू तो अब वहां नाम मात्र के रह गए हैं। वहां पर तो बहुत सारे बच्चे सामने आते थे जो चले जाते थे भर्ती होने के लिए आईएसआईएस में। बहुत बार ऐसे केसेस देखे गए हैं। लेकिन यही सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है दूर आकर। तो चिंता की बात लगती है ना कि सारे देश को ही ये लोग अपनी ग्रिप में ले रहे हैं। अंजू जी देखिए, केरला का केस हमें मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो तो कहते भी हैं कि भारत में जो आईसिस है या जिसको दाइश बोलते हैं, उसका जो रिक्रूटमेंट सेंटर है वो केरला में है। आपको क्या लगता है यूपी में पहले ये काम नहीं होते थे? भई ये सारे अखिलेश यादव एंड पार्टी ये सबने बढ़ावा दिया है इन चीज़ों को, तभी उसे गुंडा राज बोला जाता था उस देश को। क्या आपने पिछले 7 सालों में गुंडा राज की बात करी है? नहीं करी। मैंने तो हम्म, इवन जहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम जयपुर टू अमेठी, क्योंकि मैंने हम्म, अमेठी का बहुत सुना था, तो आई वांटेड टू सी कि व्हाट इज़ अमेठी। जब मैं अमेठी के बिल्कुल गाँव में गया हूँ, वहाँ पर सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। झुग्गी-झोपड़ियों में लोग रहते हैं आज भी, 75 साल की इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन झुग्गी-झोपड़ियों के अंदर मैंने गैस की पाइपलाइन जाती देखी वहाँ पर। जब मैंने वहाँ पे लोगों से बात करी कि भई आपको क्या फ़र्क लगता है योगी जी के आने के बाद? उन्होंने बोला अभी हम रात के टाइम भी बाहर निकलते हैं बिना किसी डर के। तो मैंने उनको बोला कि भई यहाँ पर यूपी में मैं इतना ट्रैवल किया अभी, मुझे कहीं पुलिस दिखी नहीं है। तो बोले पुलिस जो है आराम से अपनी चौकी में बैठी है, क्योंकि जो गुंडे हैं वो खुद अपने गले में पट्टी डाल के आते हैं कि भई मैं गुंडा हूँ, मुझे गोली मत मारना, मैं खुद सरेंडर कर रहा हूँ। तो ये हालत है यूपी की। अगर यूपी जैसा स्टेट आप सोच के देखिए, जहाँ पर हर एक कॉर्नर पर गुंडे खड़े होते थे, 5-5 10-10 रुपए की वो आपसे गाड़ी निकलती थी तो वो कलेक्शन करते थे, ये बहन जी के लिए है, ये अखिलेश भाई के लिए है, ये कलेक्शन की जाती थी आपकी गाड़ी में से। एंड इट वाज़ ऑल नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज़ लोकल टैक्स जो आपसे लिया जाता जाता था। वो सारा कुछ खत्म हो गया है और आप बिल्कुल निडर होके चलते हैं। अगर यूपी ठीक हो सकता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इनका इकोसिस्टम है वो खत्म किया गया, तभी इन्होंने ये सारी चीजें कंट्रोल में लेके आए हैं। एक बार जो चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं, मैं पंजाब से आता हूँ, मैंने देखा है वो काला टाइम खालिस्तानियों का। उसके बाद जब इन्होंने कंट्रोल कर लिया, अब दोबारा से पनपने ही नहीं दिया उस चीज को। तो ऐसा ही यूपी में है। अब जैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े गुंडों को या तो ऊपर भेज दिया या जेल में परमानेंटली डाल दिया है, तो ये चीज दोबारा से उभरनी इम्पॉसिबल है। दिस इज हाउ थिंग्स विल मूव। कभी ना कभी केरला का भी नंबर आएगा। बिल्कुल। और आप सही कह रहे हैं कि गुंडा राज तो बिल्कुल खत्म हो गया है। अतीक अहमद और उसके भाई का क्या अंजाम हुआ, मुख्तार अंसारी कहाँ है, और वो एक और शख्स है, आजकल वो भी बहुत भागा भागा फिर रहा है, पत्नी के साथ, बेटे के साथ जेल में बंद है। तो आप सोचिए कि जितने भी बड़े बड़े माफिया थे वो सब तो आजकल उनकी तो नकेल कस चुकी है। तो आम लोग जो डरा करते थे इन लोगों के नाम से, अब कम से कम वो सुकून की सांस तो ले रहे हैं। और फिर आप ये देखिए कि एनआईए भी कितनी ज्यादा इस वक्त एक्टिव है। 10 राज्यों में छापे मारे गए थे रोहिंग्यास को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से, म्यांमार की सीमा से रोहिंग्यास को एक साजिश के तहत भारत में लाकर अलग अलग जगहों पर बसाया जा रहा है। अभी उनके 47 ठेकेदार जो थे, दलाल जो थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। अंजू जी पहली बात देखिए, जब हमने बात करी कि आईसिस है, यूपी में इनके सेल्स थे, खत्म किए गए, हम उसमें से सबसे बड़ा नाम भूल गए हैं। वो था कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जैसे ही हमने कुछ लोगों को अंदर किया है, आप देखिए वहां पर कश्मीर में
दशहरा मनाया गया, दिवाली धूमधाम से मनाई गई, जो कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी कभी टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उनका पूरा इकोसिस्टम ही तोड़कर खत्म कर दिया। और जो वो जिसके लिए बड़ा हल्ला करती है पाकिस्तान, भई मलिक, कि इसको आपने पकड़ के अंदर किया हुआ है, उसे छोड़ते क्यों नहीं है? उसे फांसी की सज़ा देने वाले हैं। वो जब तिहाड़ जेल में था, बड़ा तिलमिला रहा था कि मैं हुँ, कोर्ट में जाऊँगा, मुझे छोड़ा जाए। इन्होंने सिंपल उसे तिहाड़ जेल से निकाल कर योगी जी के अंदर, जो सर वहाँ पे जेल है, उसमें डाल दिया। उसके बाद इन्होंने तिल मिलाना ही बंद कर दिया। दैट शोज़ कि अगर कंट्री कुछ भी चाहे, वो कर सकती है, कंट्रोल में लेके आ सकती है। इसलिए जैसे-जैसे ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, इज़ मोदी मॉडल द राइट मॉडल, रामचंद्र बनकर, या योगी मॉडल इज़ बेटर व्हिच इज़ लाइक कृष्ण? सुदर्शन चक्र हाथ में है, दिखता भी है, कभी भी चल जाएगा। तो ये चीज़ें अब कंपैरिज़न भी होना शुरू हो गया। जैसे पहले हम कंपैरिज़न करते थे बिफोर हुँ, 2014 एंड आफ्टर 2014। अभी है योगी मॉडल के मोदी मॉडल, व्हिच वन इज़ बेटर? इसीलिए जो ये रोहिंग्याज़ का अब आपने बोला है, कश्मीर को ठीक कर दिया, यूपी ठीक कर दिया। अभी आ गया है जो घुसपैठ है। हमें भी मालूम है कि ये सारे के सारे पॉलिटिकली इनको असाइलम मिल रहा है यहाँ पर, इन्हें टिकटें मिल रही हैं, इन्हें रहने की जगह मिल रही है, इन्हें राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, इनको इनको बसाया जा रहा है ताकि इनको वोट बैंक इंक्रीज़ हो। तभी तो ये हुँ। तुष्टीकरण जो है एक ही कम्युनिटी का क्यों चल रहा है? बिकॉज़ इनके नंबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इन्हें मालूम है कि जिनको हमने बसाया है, ये आकर वोट तो हमें ही करेंगे। तो इसीलिए इनका तुष्टीकरण है। और आपको क्या लगता है, मोदी जी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं या वहाँ पर मिठाइयाँ खा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर जाकर? ही नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। हमारा एनआईए, हमारी होम मिनिस्ट्री, दे आर सतर्क हैं कि ये जो जहाँ-जहाँ पे ये काम हो रहे हैं, पकड़ो और बाहर निकालो। और ये बाहर निकलने भी चाहिए। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले लोगों को बाहर निकाल सकता है, इज़राइल ने सारे पैलेस्टीन वालों को बाहर निकाल दिया और हमें बोला कि भई आप हमें इंसान जो हैं वर्कर्स वो भेजना, आपके हिंदू, बाकियों को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमने पैलेस्टीन का मज़ा देख लिया है। तो वो भी चाहते नहीं है कि कोई भी शांति दूत वहाँ पे जाएँ। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? रोहिंग्या को पकड़ के बाहर फेंको। और ये बांग्लादेशी ऑल्सो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपको क्या लगता है? वो भारत से कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं? नॉट एट ऑल। उनका एक ही मकसद है कि यहाँ पर जिहाद करना है, हमने इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है, जो हम बनने ही नहीं देंगे। और उसका तरीका एक ही है, पकड़ के बाहर फेंको इनको। पर ताज्जुब की बात ये है ना सुमित जी कि दिल्ली में भी बहुत सारे रोहिंग्याज़ बसे हुए हैं। जितनी भी ट्रेन की पटरियाँ हैं, उनके आस-पास आप देखिए वहाँ ये बसाए गए हैं और पहाड़ों तक पहुँच गए, उत्तराखंड जैसी जगह तक पहुँच गए हैं। और फिर जब इनको हटाने की बात आती है, तो इसी देश के वो लोग जो मानवाधिकार के नाम पर ढिंढोरा पीटते हैं, छाती पीटते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और फिर उनसे वहाँ वहाँ से उनको रियायत मिल जाती है। तो दिक्कत तो ये है कि आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान ने अफ़गानियों को निकाल बाहर फेंका, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने चू नहीं की। वहाँ पर ऐसा सेकुलर जमात नहीं बसती है, ऐसे लिब्रांडू वहाँ नहीं बसते हैं। लेकिन हमारे देश की मतलब इसे मैं कहती हूँ विडंबना ये है कि एक सही काम करो तो 50 ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो इनके हिमायती बन जाते हैं। इसलिए हमारे देश से इन रोहिंग्याज़ को बाहर करना आसान नहीं लगता मुझे। अंजू जी, ये जो लिब्रांडो हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा कई ऐसे लिब्रांडो बड़े-बड़े जो कि बड़ा ही रबिश काम करते थे, वो देश छोड़कर ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इनका नंबर भी आने वाला है। एक-एक करके लिब्रांडो इस देश को छोड़ के जा रहे हैं और बाहर जाके हमारे ही देश के खिलाफ वहाँ पर हुँ, आर्टिकल भी लिखते हैं और गंद भी फैलाते हैं। हुँ, जैसे कि राहुल गंदगी भी फैलाता है, उन्हीं को जाके मिलता भी है वो। लेकिन आपने नोट किया होगा एक चीज़, ये आहिस्ता-आहिस्ता इनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, लोग इनके मुँह के ऊपर अब गालियाँ निकालते हैं। इन्हें भी मालूम है कि इनके नंबर्स कम हैं, 2024 के बाद आपको लिबरांडो दिखेगा ही नहीं, ये मुँह छुपाकर किसी न किसी पतली गली से बाहर निकल जाएँगे। तो इसलिए परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इज़राइल है आज की डेट में, पूरी दुनिया ने उनको बोला कि भई आप युद्ध रोक दीजिए। क्या इज़राइल ने किसी की बात सुनी? ही सेज आई एम द अफेक्टेड वन, हु आर यू टू स्पीक अगेंस्ट मी। हुँ, भारत को ये रवैया पकड़ना पड़ेगा। भाई चाइना के अंदर आपको क्या लगता है मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ नहीं होता? क्या हुँ। दुनिया में कोई बोलने की हिम्मत रखता है चाइना के अगेंस्ट? क्यों? क्योंकि चाइना सुनता ही नहीं है। आप क्योंकि सुनते हो इन ब्रांडियों की। क्या बीबीसी ने कभी
रोहिंग्या के इसके बारे में, उगर मुस्लिम्स के बारे में कभी कोई स्टेटमेंट दिया, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई? नहीं बनाई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीबीसी का जो ऑफिस है उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया जाएगा चाइना की तरफ से। वो हिम्मत ही नहीं करता। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर दोगे, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करोगे इन लिबरांडुओं को, उसी दिन ये बकवास करनी भी बंद कर देंगे। जो ये आज की डेट में तिल मिला रहे हैं, वो इसलिए हैं बिकॉज इन्हें बढ़ावा दिया जाता है, इनकी बात सुनी जाती है। आप सुनना बंद कर दीजिए, उठा के जब जब आप बांग्लादेशियों को बाहर फेंकेंगे, इन्हें भी पकड़ के बाहर साथ में दहेज के साथ भेज देना, इनको साथ उनके साथ ही। ये बोलना ही बंद कर देंगे। आप एक के साथ करोगे, बाकी सब चुप कर जाएंगे। भाई आप इजराइल में देखिए, उन्होंने अल जजीरा का जो ऑफिस था उसके ऊपर बॉम्ब फेंक के उस बिल्डिंग को ही उड़ा दिया और सारे जर्नलिस्ट को उठा के बाहर फेंक दिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? आप क्यों नहीं कर सकते? इसराइल ऑल्सो इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो डिक्टेटर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने देश हित में जो उनके कंट्री के फायदे की बात थी, उन्होंने वो किया है। जो हमास को सपोर्ट करेगा वो भी टेररिस्ट है। जो यहाँ पर भी रोहिंग्या टेररिस्ट को, बांग्लादेशी टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा, ही इज ऑल्सो टेररिस्ट, ही हैज टू गो बैक विद देम। दहेज के समेत वापस भेज दो इनको, काम खत्म हो गया। भाई यू कैन टेक दिस स्टेप। अगर आप यूपी में ये स्टेप ले सकते हो कि किसी की लड़की को हाथ भी लगाया, उसको एनकाउंटर में मार दिया, जिसके ऊपर थोड़ा सा रुपयों का एक अवार्ड था कि इसको पकड़ाएंगे तो 50,000 रुपए मिलेंगे, अगर आप ये काम कर सकते हो, व्हाई नॉट विद लिब्रांडोस? उठा के बाहर फेंको इनको भी। व्हाई डू यू बॉदर? चक्कर यही है, जब आप इनको बढ़ावा देते हैं, डरते हैं, इनकी बात सुनते हैं कि भाई ये नैरेटिव्स बनाएंगे, हमारा नाम खराब होगा, आप परवाह करनी बंद कर दीजिए। आपने क्या रशिया से तेल, जब आपको पूरी दुनिया ने बोला था मत लीजिए, क्या आपने परवाह करी? नहीं करी। देश हित में आपने परवाह नहीं करी। आपने सारी दुनिया से गालियां खाई। आपने ये भी सुना कि भाई हम आपको आइसोलेट कर देंगे। क्या भारत की सरकार ने सुना? जब इकोनॉमिकली कोई बात आती है, आप किसी की बात नहीं सुनते। जब देश हित की ये वाली बातें आती हैं, नैरेटिव की, तब आप पीछे को हट जाते हो। तभी तो वो बोल रहा हूँ, योगी मॉडल इज बेटर या मोदी मॉडल इज बेटर, ये चॉइस अब हमें करनी पड़ेगी। सुमित जी, लेकिन अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब से खबरें आने लगी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा अयोध्या में, उसके बाद से बहुत सारे नेताओं ने खास तौर पर इस तरह की टीका टिप्पणियां करना शुरू कर दिया था कि देखिए जो हिंदू वहां पर जाएंगे उन पर तो हमला हो सकता है। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही थी। तो आपको लगता है कि उसके साथ कुछ कनेक्शन है? या तो ये समझ नहीं आ रहा कि उद्धव ठाकरे को पहले से पता था, या फिर वो आतंकवादियों को सलाह दे रहे थे। अंजू जी, आप सोच के देखिए, शिवसेना का लीडर रहा हो और ये हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहा है, सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है? कितना ये 2-3 साल कांग्रेस के साथ क्या रह गए? इनका क्या ब्लड ही चेंज हो गया, डीएनए चेंज हो गया इनका? मुझे हैरानी होती है कि कैसा आदमी कैसे इतना गिर सकता है, अपने ही रूट्स को खत्म करने की बातें बोलता है। और ये बोलता था कि भाई मैं तो राम के मंदिर में जाऊंगा ही नहीं। जब से ये कांग्रेस के साथ इन्होंने मिलकर वहां पर गठबंधन बनाया महाराष्ट्र के अंदर, दैट मीन्स कि ये भारतीय हो ही नहीं सकते, सनातनी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सनातनी वो है जो कभी भी अपनी चीज से चेंज नहीं होता है। और जैसे ही इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जैसे कि ये दस्तक दे रहे हों कि हमने अब राम का मंदिर बनने नहीं देना, क्योंकि इसमें हमारा ना तो नाम आ रहा है, ना कंट्रीब्यूशन है, और हमें अलग दलग करके बाहर फेंक दिया। देखिए, यही प्रॉब्लम है हिंदुओं की कि हम अपने ही धर्म के लोग और हमारे धर्म के अगेंस्ट हम कभी भी चले जाते हैं, हमारे लोग चले जाते हैं। यही दुख की बात है। आपने कभी भी दूसरी कम्युनिटीज को देखा नहीं होगा कि अपने धर्म के अगेंस्ट जाएं। वो हमेशा दूसरों के खिलाफ जाते हैं। हिंदू ही एक है जो अपने ही धर्म के खिलाफ काम करता रहता है। और शायद कहीं ना कहीं ये तारें जो हैं, ये जो एटीएस ने लोग पकड़े हैं, इनके साथ भी जुड़ी हुई हैं। एज इफ ही इज ट्राइंग टू टेल देम कि क्या करना है आपको, कि वहां पर एक ऐसा धमाका किया जाए ताकि जो ये पावर सेंटर बीजेपी बनाने की बात करती है, बीजेपी के क्या, हमारा पावर सेंटर शुरू से रहा है। अयोध्या वॉज ऑलवेज पावर सेंटर ऑफ हिंदूज। ये तो कहीं फाइलों में दब गया था, जो अब बाहर निकला है, दोबारा से उजागर हो रहा है, और ये पावर सेंटर बनने भी वाला है। भाई अभी तो आप देखिए, कॉरिडोर बना अपना काशी का, 7 करोड़ वहां पे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, जबकि गोवा से 10 गुना ज्यादा नंबर है। गोवा में 70 लाख लोग जाते हैं साल में। काशी में, काशी विश्वनाथ में 7 करोड़ लोग। और अयोध्या जी का नंबर
तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग वहाँ पर 1 साल में जाने वाले हैं पूरी दुनिया से। मैं खुद भारत में आ रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं जनवरी में उस टाइम पे आऊँ, जब यहाँ पर ये इनॉग्रेशन होगा। आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। मैं भी वो काम करना चाहता हूँ जो मेरे कितनी पीढ़ियाँ हमारी ये सोच-सोच कर निकल गई कि कब हम जय श्री राम बोलेंगे अयोध्या जी में जाकर अपने मंदिर में। तो ये जो लेकिन उद्धव ठाकरे ने और जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये क्यों कर रही हैं ऐसा काम? क्योंकि 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं, उन्हें लगता है राम के मंदिर बनने से ही बीजेपी की जीत जो है वो निश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर कोई हादसा हो गया, तो उससे कहीं न कहीं विघ्न भी पड़ता है इनॉग्रेशन के अंदर भी और लोगों के अंदर भी एक ग ग नफ़रत आएगी बीजेपी के लिए कि आप हमारी रक्षा नहीं कर पाए। तो ये एक चीज़ें हैं जिसके कारण हमें भी डर लगता है कि भई ये जो काम कर रहे हैं ये नहीं हो सकता कि ये सिर्फ़ धमकी दे रहे हैं। ये भी है कि किसी को उकसाकर ये काम भी हुँ, करवा सकते हैं। जैसे पहले मैंने बात करी आपसे, 2 ही तो चीज़ें चाहिए, मनी पावर और दूसरी है बढ़ावा, पॉलिटिकल असाइलम कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको, चिंता मत करो, जाके काम कर दो ताकि बीजेपी हुँ, जीत ना जाए। तो इसी बातों का डर लगता है हमें भी और तभी हम बार-बार लोगों को जागरूक भी करते हैं कि भई आप प्लीज़ जागिए, आप हुँ। आस-पास देखिए, ये कैसे देशद्रोही हमारे बीच में बैठकर हर रोज़ स्टेटमेंट्स देते हैं। इनके मखौटे उतर चुके हैं, ये अपने बुर्के में जो छुपकर बैठे हुए थे उसमें से बाहर निकल चुके हैं। इन्हें पहचानिए, अपने देश को बचाइए। और सुमित जी, सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं, वो भी तो इसी तरह की बचकानी बातें कर रहे थे उद्धव ठाकरे की तरह कि कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा किया जाएगा कि बीजेपी चुनाव में जीत जाए। वो तो पुलवामा को लेकर भी किस तरह की टीका-टिप्पणियाँ करते हैं। तो एक तरह से ये स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है ना कि हिंदुओं को इस तरह से डराया जाए कि वो लोग अयोध्या आएँ ना। कि ये हाँ, जिस तरह से कि कार सेवकों का हाल हुआ था वैसा आपका हो जाएगा, यही तो कह रहे थे उद्धव ठाकरे। तो क्योंकि ये डरे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस दिन हिंदू अगर अयोध्या पहुँचे तो फिर तो बीजेपी की बल्ले-बल्ले है। और ये स्ट्रैटेजी इनकी दो तरफ़ा हो सकती है, उनको सलाह दे रहे हो और हिंदुओं को डरा रहे हो। ममता बनर्जी भी तो हिंदुओं को डराती है, उन लोगों को डरा ही रही है ना जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया बंगाल विधानसभा चुनाव में। देखिए उसके बाद किस तरह की हिंसा हुई, तो वो एक स्ट्रैटेजी थी। उन्हीं लोगों को हुँ। टारगेट करने की ताकि बाकी लोग देख लें और आइंदा बीजेपी को वोट ना करें। अंजू जी, ये हिंदू है, ये अपनी जान दे सकता है, राम को नहीं छोड़ सकता। आप ये बिल्कुल। भूल जाओ कि ये जितनी मर्ज़ी आपको धमकी दे दे, वहाँ पर करोड़ों आदमी पहुँचे होंगे, जब राम का मंदिर इनॉग्रेट हो रहा होगा। भई मुझे परवाह ही नहीं है, ये कौन से टूल किट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये कौन से टेररिस्ट को भेजने वाले हैं। मैं तो चाइना से भी आ रहा हूँ वहाँ पर, उस मंदिर को देखने के लिए, जो हमारा मंदिर है। ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? जो मर्ज़ी कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं, ये हमारे राम का मंदिर है एंड वी विल कम। दिस इज़ अवर सनातन का गढ़ है ये, हम कैसे छोड़ दें इसको? ये कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, हमें इतना पता है, ये कांग्रेस की सरकार या अखिलेश की सरकार नहीं है, ये योगी महाराज की सरकार है। उनका कुछ भी करने से पहले ही निपटारा कर दिया जाएगा, ये हमें भी विश्वास है, अपनी ग स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर भी और डबल इंजन की जो सरकार है उसके ऊपर भी। ये जो टूल किट्स क्रिएट करने की बातें करते हैं, इनके सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाएँगे। जैसे कि इन्होंने राम का मंदिर ना बने, उसके लिए हुँ, कौन-सा षड्यंत्र नहीं रचा। लेकिन ये बिल्कुल, राम है, उन्हें मालूम है अपना रास्ता कैसे निकालना है। अगर हम अपने कंट्री से लंका तक रास्ता निकाल सकते हैं, ये क्या चीज़ है? बिल्कुल सही कहा आपने और अब ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं, इनके तार वहाँ तक पहुँचे हैं या इनके और कितने लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, ये सारे खुलासे बहुत जल्द होंगे। और ये भी एक बड़ी बात है कि बिना राजनीतिक क्षय के ये सब नहीं हो पाता है। तो देखते हैं किस-किस के तार इससे जुड़ते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये योगी राज है और यहाँ पर पहले से उन्हें पता है कहाँ क्या हो सकता है, इसलिए समय रहते ये भी पकड़ में आ गए और 22 जनवरी को जो कुछ अयोध्या में होगा उसके तो हम सब गवाह बनना चाहते हैं। और जब आप बात कर रहे थे कि 22 को ऐसा होगा, इतने करोड़ों लोग वहाँ पहुँचेंगे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो हम सब उस पल के गवाह बनना चाहते हैं और अयोध्या में खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं। आपने इस मामले पर जो विस्तार से चर्चा की और तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।